हेलो गाइस, आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पादपों में पोषण। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। ये क्या है? ये सब क्या है? कंपोनेंट्स, मतलब इनसे खाना तैयार होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये सब क्या है? भोजन के घटक हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि भोजन के घटक क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन, ये सब हो जाएंगे भोजन के घटक। ठीक है, भोजन की ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन सभी घटकों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इन सबको क्या कहते हैं? ये जो भोजन के घटक होते हैं इन्हीं को पोषक कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और से नहीं बनवाते। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते। लेकिन जो इंसान होते हैं, मानव यानी कि इंसान, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? जो पौधे होते हैं, पौधों से, या जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं उनसे उनसे भोजन अपना प्राप्त करते हैं, खुद नहीं बनाते। उन्हें सिर्फ वो डिपेंड रहते हैं किसी और पे ही हमेशा। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब किसी न किसी पर डिपेंड रहते ही हैं, पादपों यानी पौधों पर या फिर किसी जीवों पर। ठीक है, अब पढ़ेंगे पादपों में पोषण की विधि कि उनमें पादपों में पोषण कैसे बनता है ये खाना। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो क्या है, क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? जल, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना खाना बना सकते हैं। ये सही पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ये क्या होते हैं, जो जैसे ये एक पौधा है, इसी की तरफ ये चारों तरफ मिट्टी होती है। मिट्टी में ही उनको सारे पोषण मिल जाते हैं। वहीं पर पानी मिल जाता है उन्हें, और जो उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिल जाता है। सब कुछ उन्हें वहीं पर मिल जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों के शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों में के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जो खाना ये खाते हैं, मतलब ये जो बनाते हैं अपने लिए, वो किस काम आता है? जैसे इनकी किसी बॉडी में कोई डैमेज आता है, कोई मतलब किसी में कहीं पर भी चोट लगती है इनको, मतलब कोई डैमेज आता है इनकी बॉडी में, तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, तथा विभिन्न जीव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, इनको एनर्जी देते हैं। खाना क्या करता है? खाना बॉडी में एनर्जी देता है। ओके, सजीवों द्वारा ग्रहण ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी। ठीक है ना, किसे कहते हैं स्वपोषी? जो जो अपना खाना स्वयं खुद बनाते हो। ठीक है ना, खुद बनाते हैं, उनको स्वपोषी कहा जाता है। ओके, और जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों पर संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। वो क्या, जो अपना खाना खुद नहीं मतलब बनाते हो और किसी और पर डिपेंड रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? विषमपोषी। ठीक है, उसी के अपोजिट हैगा, अब विषमपोषी उनको कहा जाता है। ओके, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, सिर्फ उनके लिए विषमपोषी है। फिर अब हम कुछ पूछ सकते हैं, खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है, ये कुछ प्रकार होते हैं, ये आप पढ़ लेना। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे ये। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। कि प्रकाश संश्लेषण कैसे कहते हैं? जो
और सूरज से जो रोशनी आती है उससे, सूरज की रोशनी से पादप अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। पत्तियों की खाद फैक्ट्रियाँ हैं, क्या है, पत्तियों से वो अपना खाना आता है, सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित होते हैं। कोई भी जैसे खनिज जो भी जमीन से होते हैं, जमीन पर किससे पहुंचते हैं उनकी बॉडी में, उनकी जड़ों के द्वारा से वो पहुंच जाता है उनकी बॉडी में जाते हैं, तथा उन मध्यम पत्तियों में पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों, सूक्ष्म रंध्रों का मतलब होता है जैसे आपने देखे होंगे, जैसे ये पत्ती होती है उनमें हल छोटे 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 छेद से होते हैं, उनमें क्या कहते हैं, सूक्ष्म रंध्र कहते हैं उनको। सूक्ष्म मतलब छोटे, रंध्र मतलब वो छेद से होते हैं जो छोटे छोटे, सूक्ष्म रंध्र। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, उनमें क्या होती है, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है उसको। आगे पढ़ते हैं। पहले ये पूरा टॉपिक क्लियर कर देते हैं इसको। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इनमें क्या होता है, ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनकी तरफ छिद्रों को, और ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जो उनमें छेद होते हैं छोटे छोटे से, उनको रंध्र कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इसको रंध्र कहा जाता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, अब ये जो ब्लू बॉक्स है इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक। कोशिकाएं, ये क्या है, कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कोशिका कहलाती हैं। कोशिका क्या होती हैं, जैसे कोशिकाएं, ये देखिए कोशिकाएं, कोशिका का आरेख चित्र है ये, मतलब इनसे छोटे 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 से पार्टिकल्स से हमारा बॉडी बनी होती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी जिनसे आपने देखा होगा लैब में जो होते हैं, माइक्रोस्कोप जो होते हैं, उनसे आप उनको देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से आप उनको देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका की एक पतली सी बाह्य जो होती है, जो बाह्य द्वारा संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। इनका क्या होती है, इन्हीं के अंदर क्या होती है, सुस्पष्ट संरचना होती है जिसको केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इनके चारों तरफ क्या होता है, एक जेली से लगी रहती है जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जल एवं खनिज वायुओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जो जल होता है वो कैसे पहुंचाया जाता है, उनकी पत्तियों के द्वारा उनकी बॉडी में पहुंचाया जाता है। किसके, पौधे की बात हो रही है यहाँ पे, जो पीछे प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक चल रहा था उसी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बात है प्रकाश संश्लेषण की बात चल रही है। तो जो जल होता है उसकी उनकी पत्तियों द्वारा पहुँचा दिया जाता है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए वाहिकाएँ एवं स्थित मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषम आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। इसके आगे 11 चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। हरा वर्णक, उसमें हरा वर्णक का मतलब उसमें क्या होता है, जो पत्ती होती है, ऐसी पत्ती हो गई कोई, ठीक है। ये कैसे कलर की होती है, हरी कलर की होती है। लेकिन जो ये हरा कलर किससे होता है, इनमें हरा कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है इनमें, ओके। क्लोरोफिल कहाँ से आता है, क्लोरोफिल इन्हें सूर्य से मिलता है, ठीक है। जो सन होता है, सन से मिलता है इनको। की ऊर्जा संग्रहण पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि इस खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इनमें ग्रीनरी, जो हरापन जो होता है, ये जो हरा कलर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। कोई सा भी पौधा होता है उनमें क्लोरोफिल किसकी वजह से आता है, प्रकाश संश्लेषण की वजह, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से उन्हें क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, ओके। आगे पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की बात हुई, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि जो ये क्लोरोफिल या ये जो सौर ऊर्जा से
जो हमें पौधों को ऊर्जा मिलती है, इससे वो क्या करते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड एक मिनट, जो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसकी वजह से होता है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन बता देंगे तेरा दोस्त हो या आगे पढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा सभी जीवों के लिए आवश्यक है, एकदम मेन पॉइंट हो जाता है उनका, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ज़रूरत पड़ती है, मतलब सौर ऊर्जा सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। लोग जो पौधे होते हैं उनको क्या होगा, खाना, वो अपना खाना नहीं बना सकते। अगर पौधे को जब ग्रीनरी किसकी वजह से आती है, ग्रीनरी ये पत्ती होती है, पत्तियों पे हरा हरा कलर जो होता है वो किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण तभी बनेगा जब वो खाना बनाएंगे अपना। ठीक है। सूरज से ही तो मिलता है प्रकाश संश्लेषण। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। सभी लोगों का भोजन क्या होता है, जो पेड़ पौधों से जो खाना मिलता है वही तो लोग खाते हैं। कुछ भी बनता है, जो भी गेहूँ चावल जितने भी हैं वो सब किससे बनते हैं, पौधों से बनते हैं। हम तो नहीं उगाते, मतलब उगते तो वो ज़मीन पर ही उगाते, भले ही हमें, लेकिन उगते वो ज़मीन पर ही, एक पादप किसी पौधे के रूप में। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो ये उगेगा नहीं, कुछ खाने की कमी हो जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा है। जो अब ऑक्सीजन जो होती है, जो हमारा ये वायुमंडल है, उसमें जो ऑक्सीजन की लेयर है वो भी किसकी वजह से आती है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से, क्योंकि सन या उसकी लेयर्स जो पड़ती हैं तो उससे ही प्रकाश संश्लेषण बनता है, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनती है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो मतलब कि जो जैसे जिंदगी यहाँ पर लाइफ हैगी, जिंदगी हैगी धरती पर, वहाँ फिर अगर प्रकाश संश्लेषण की वजह से अगर नहीं हुआ तो जिंदगी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर जीना मुश्किल हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करती है। देखिए जहाँ पानी होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन भी नहीं होती, और वहाँ पे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं पहुँच पाता वहाँ तक, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ सांस नहीं ले सकते ना, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, H2 होता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। ठीक है। तो CO2 पहुँच जाता है, H2 होता है उसके अंदर, किसके अंदर, पानी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता, जिसकी वजह से हम वहाँ पर सांस भी नहीं ले सकते। अब जैसे इस चित्र में एक बार समझाने की कोशिश, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश अपोन में क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अथवा पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाती है। अब ये देखिए क्लोरोफिल है, ये एक पत्ती का कुछ दिखा रखा था, पत्ती में ये देखिए ये क्या है, ये देखिए ये जो दिखा रखा है ये क्या है, कोशिकाएं। ये छोटे छोटे से छिद्र जो दिख रहे हैं ये रंध्र है पत्तियों। अब ये एक डायग्राम नीचे दे रखा है, ये क्या है, पत्तियों का ये द्वार है उसका। ठीक है, ये द्वार दिखा रखा है, रंध्री द्वार, ये दूसरा रंध्री द्वार कहते हैं इसे। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। ठीक है।
जाते हैं। पत्ती के स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट की तरह होता है। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें एक चित्र दिखा रखा है प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? एक मिनट। प्रकाश संश्लेषण कैसे हो? ये सूरज है, ये एक पौधा दिखा दिए यहाँ पर। ठीक है, सूरज की रोशनी किस पे गिरती है? पत्तियों पर क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। रंध्रों से उनमें क्या गया? प्रकाश संश्लेषण मिला। प्रकाश संश्लेषण मिला, उसने यहाँ से अपना खाना बनाया। यहाँ से भी उसने क्या किया लिया अपने? यहाँ से भोजन का कार्बोहाइड्रेट था, और क्या था? जल था, मिनरल्स थे, जो भी मिनरल्स खाने बनाने के लिए चाहिए तो उसने यहाँ से ज़मीन से लिए। यहाँ से क्लोरोफिल बन गया। क्लोरोफिल की वजह से उसमें पत्ते ग्रीन है उसके, तो ग्रीनरी आ गई वहाँ पे। जल एवं खनिज उसने देखिए यहाँ से लिया, पत्तियों में क्लोरोफिल आ गया ना। सब कुछ किससे हुआ? सन की वजह से। तो सन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ कहाँ होता है? जहाँ पे भी हरा कलर दिखेगा, जहाँ किसी भी उसका तना हो गया, शाखाएं हो गई उसकी, कहीं पर भी हरा कलर हुआ मतलब कि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि क्लोरोफिल है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हरा कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय कम करने के लिए पत्तियों सल्क एवं अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों में तने हरे होते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनके क्या होते हैं? कुछ पत्तियां जैसे पीली होती है, लेकिन तने कैसे होते हैं? हरे हरे कलर के होते हैं। ये किसकी कमी दूर करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की कमी को पूरा करते हैं। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। अब क्या लीजिए? एक ही प्रकार के 2 गमले लेने। एक को अंधकार यानी कि एक किसी काले बक्से यानी किसी अंधेरे से कमरे में रख दीजिए, 72 घंटों के लिए रखिए, तथा दूसरे को सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। दोनों पादपों की पत्तियों को आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसा कि कक्षा 6 में किया गया। एक को बंद कमरे में रख देना, एक को सूरज की रोशनी में। देखिए, एक तो क्या होगा, जब जो सूरज की रोशनी में रखा जाएगा उसकी पत्ते एकदम हरी रहेंगी, लेकिन जो बंद कमरे में हो वो कैसे हो जाएगा? उसकी पत्ते एकदम मुरझा जाएंगी, क्योंकि उन्हें क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, वो अपना खाना नहीं बना पाएगी। लेकिन जो प्रकाश में रखी गई होंगी उनमें क्या होगा? क्लोरोफिल मिल जाएगा, उनको अपना खाना बनाएंगी, वो उनकी पत्तियाँ हरी रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे अपनी गीली दीवारों पर तालाब ठहरे हुए हैं। जलाशय में हरे अवं की कोई जैसे पादप देखे होंगे। सामान्य कुछ जीवों में वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। वो कुछ होते हैं ना, जैसे अपने आप पौधे उग जाते हैं, दीवारों पे उग जाते हैं, कहीं पे भी किनारों पे देखा होगा, सड़क के किनारों पे उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको शैवाल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, इनमें अभी ये कुछ पत्तियाँ दिखा रखी ना इसमें, ये देखिए, इसमें क्या है? कुछ हरे हैं, कुछ पीले हैं। यानी कि यहाँ तक क्लोरोफिल है, यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, इनका कलर ग्रीन रही, यानी कि इनमें क्लोरोफिल की कमी है। ठीक है, इसका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। हरा रंग किसकी वजह से? पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पर क्लोरोफिल होगा वहाँ पर उनका कलर हरा होगा। ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट किसकी वजह से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि CO2 बनता है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। इनमें क्या होता है?
प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ कैसे हैं? जिनमें नाइट्रोजन भी मिला होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? इनको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था होती है, मात्रा में पाई जाती है। जो जैसे ये पौधे होते हैं, इनमें क्या होती है? ये पौधे होते हैं, लेकिन जो हमारा एयर लेयर रहेगी, जो वायु की जो परत है, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। परंतु पादप का शोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। मिट्टी में भी क्या होता है? मिट्टी में भी कई तरह के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। जो मिट्टी के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे उपयोग में ला देते हैं। नाइट्रोजन को परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब वो मिट्टी में आ जाते हैं नाइट्रोजन गैस, तो क्या करते हो? जब पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो जल लेते हैं, तो जल के साथ चली जाते हैं पादपों में भी। संभवतः आपने देखा होगा किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनसे नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। जैसे कभी देखा होगा आपने, खेतों में लोग जब फसल उगाते हैं तो उनमें कहीं पर ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो वो खाद डालते हैं। खाद डालने से क्या होता है? वो दवाई डालते हैं ना, खाद एक जो उसे वो छिड़काव सा करते हैं दवाई का, तो वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन होता है उनमें, नाइट्रोजन की मात्रा उस दवाई में, खाद में बहुत ज़्यादा होती है, जिससे मिट्टी की जो प्रचुरता होती है वो पूरी हो जाती है उस दवाई से, खाद से। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन वसा संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिन्हें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कुछ पौधों में क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं मिलता। ठीक है, कुछ पौधे कैसे होते हैं? कुछ पौधों में जैसे कलर उनका हरा नहीं होता, वो कुछ पीले, कोई नीले, कोई अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। गुलाबी कलर किसी का ज़्यादा फूलों में होता है, फूलों में भी अलग अलग कलर होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो पौधे हरे नहीं होंगे। अगर उनका हरा तना सिर्फ हरा है तो क्या है, मतलब कि वहाँ पर क्लोरोफिल है, लेकिन पत्तियों में उनकी क्लोरोफिल नहीं, क्योंकि पत्तियों का कलर कुछ और ही है, किसी और कलर का है। ठीक है, वे क्या, तो वो जीवित कैसे रहते हैं तथा पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? वो खाना कैसे लेते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद पर निर्भर रहते हैं। जिनको क्लोरोफिल नहीं मिलता वो क्या करते हैं? वो भी दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं, मतलब दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे इंसान रहता है, इंसान अपना खाना खुद नहीं बनाता, घर वाला खाना नहीं बनाता। घर वाला जैसा खाना होता है वो वाले खाने की बात नहीं कर रहा। जैसे उसमें गेहूँ हो गए, गेहूँ चावल जो भी हम खाते हैं, जिस चीज़ से हम अपना खाना बनाते हैं, वो हम खुद नहीं उगाते ना, मतलब खुद नहीं बनाते, खुद पैदा नहीं करते उस चीज़ को। वो इस तरीके से कह रहा था। ऐसे ही कुछ पौधों में भी होता है, कुछ पौधे भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो भी दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये किस चीज़ का? जो खाना अपना खुद नहीं बनाते तो वो विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं में लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचनाएं देखी? आपने देखा होगा कि एक अमरबेल जिसे कहते हैं, अमरबेल देखी आपने, जो ऐसे लंबी लंबी सी लटकी रहती है पीले कलर की, उन्हें अमरबेल कहते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो पीले रंग की होती हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें पीले रंग की क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये रोहित, ये पादप परपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं? परपोषी, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों में वंचित करते हैं। इन्हें परजीवी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं। आपने इस विचारों क्या, ये सवाल वो पूछ रहा है, अगर हम भी खुद खाना नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, मतलब कि हम भी क्या परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है तथा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, मतलब जो जंतुओं को खाते हैं किसी और के? ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। मतलब कुछ पौधे ऐसे आपने देखे हैं कि जो खुद दूसरे पौधों को
मतलब पौधे होते हैं वो देखे होंगे कार्टून में, पहले शायद रियलिटी में ना देखे होंगे, लेकिन ऐसे भी पौधे होते हैं जो दूसरों कीटों को जो होते हैं वो खा लेते हैं, ठीक है ना, पौधे होते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, ये हरे भी हो सकते हैं और किसी और अन्य रंग के भी हो सकते हैं। कार्टून में कभी देखे हो शायद ये ऐसे पौधे। इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती के रूपांतरित भाग है, पत्ती का शीर्ष भाग। तो ठीक है, आपने ऐसे कभी देखे हो या ना देखे रियलिटी में, पर ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को भी खाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये इनका, ये देखिए ढक्कन सा इनका, ये एक पेड़ है जो क्या होता है, ये कीटों को खाते हैं, मतलब जो मक्खी हो गए, मच्छर वच्छर, छोटे छोटे कीट से होते हैं ना, छोटे छोटे से, उनको ये खा लेते हैं। क्या करते हैं, इनका जो ये मुंह होता है, ये चीज़, ये क्या होगा, इनका मुंह है, ठीक है, ये इनका मुंह होता है। जैसे ही कोई मक्खी इनके ऊपर आती है तो ये क्या करते हैं, जैसे इसके पास आती है तो वो इसके अंदर घुसती है मक्खी, और ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है, कुछ भी ये चीज़ बंद हो जाती है, ठीक है, इसको ढक्कन कहते हैं, ठीक। इस पिक्चर में घड़े ढक्कन जैसी संरचना होती है, और इनके जो ये चीज़ होती है ना, इनके मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ इनका अंदर का ये वाला हिस्सा हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, छोटे छोटे से इनके जैसे बाल से निकले रहते हैं अंदर, तो जैसे मक्खी अंदर जाती है तो उसमें फंस जाती है बालों के बीच में। घड़ में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहते हैं। जो ये कीटों को जो खाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कीटभक्षी कहा जाता है उनको, ठीक है। और वो किसके द्वारा, उपस्थित पाचक रस द्वारा, ये क्या करते हैं, उनका जो रस होता है वो चूस लेते हैं, जो भी कीट इनके अंदर फंसता है उनका रस चूस लेते हैं। और ये कीट, ठीक है, ये याद रखना, कीट भक्षी किसको कहते हैं, कीट भक्षी जो उन्हें कहते हैं जो वह पौधे जो किसका, कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, मतलब कीटों को जो खाते हैं उनको कीट भक्षी कहते हैं। कहाँ चला गया, यहाँ से था। अब पढ़ेंगे मृतजीवी, ठीक है। अब मृतजीवी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम, ठीक है, मशरूम बिचते हुए देखे हैं, जो बाजार में बिकते हैं ना ये मशरूम। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान एकदम ऐसे देखे होंगे आपने मशरूम, ऐसे ये चीज़ होती है इनकी में कुछ इस तरीके से, और कुछ ऐसे बने होते हैं मशरूम से, ऐसे दिखते हैं। तो अपनी ये बारिश के टाइम पे अपने आप उगाते हैं ये। आइए देखिए जीवाणु पे इन प्रकार होते हैं। तो ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। ये तो यहाँ देखिए, ब्रेड का एक टुकड़ा लेना है, ये एक्टिविटी है, देखिए जल में भिगो लें, उस स्थान 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, उससे समय रखने के बाद दीजिए। तो जैसे अब किसी ब्रेड को भिगोना है, उसे 2-3 दिन रख दोगे तो उसमें क्या आ जाती है, फफूंदी आ जाती है, धब्बे से आ जाते हैं, काले काले धब्बे होते हैं, तो उसको क्या होता है, वो फफूंदी लग जाती है। और किसी आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन कीजिए कि इन्हें परीक्षण नोटबुक में लिखिए था। ये जीव कवक या फंजाई कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में से फंगी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे फंगी कहते हैं, ठीक है, फंगी। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, यह जीव कवक या फंजाई, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फंजाई, ठीक है। जो ये फफूंदी लगती है इन पे वो फंजाई भी कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि जो होती है, पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी, क्या है, सड़ने वाली जो चीज़ है, विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण एवं विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे एकदम गला सा देते हैं उनको, ठीक है। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन
करते हैं, विलीन के भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत विघटित जीवित पदार्थों को पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ऐसी प्रणाली जिसमें क्या होता है, मृतजीवी पोषण कहलाए। मृतजीवी जिनसे वो मरे हुए सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन तैयार करें, वो क्या है, मृतजीवी पोषण। अपना पोषण प्राप्त कर ले किस चीज़ से, जो भी किसी सड़ी गली चीज़ से, मतलब कि जो जीवित ना हो, ठीक है, उन पे। मृतजीवी पोषण का उपयोग करने वाली जीव मृतजीवी कहलाते हैं। जो इन चीज़ का यूज़ करते हैं मृतजीव, इन पोषण का यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृतजीवी। कवक, फंजाई, अचार। कवक क्या होता है, फंजाई जो फंगी होते हैं, फफूंदी यानी कि, ठीक है। अचार चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये फफूंदी आपने देखी है, अचार में कभी कभार सफ़ेद सफ़ेद सा कलर आ जाता है, ठीक है, सफ़ेद सा कलर आता है। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं, जहाँ पर नमी सी हो जाए, गीलापन जहाँ पर होता है, बदबू सी आने जहाँ लगती है। जैसे कपड़ों में देखा हो, कपड़ों में भी कभी कभार बारिशों के मौसम में अगर कपड़े किसी कोने में रख देते हैं तो वहाँ पे भी कुछ फफूंदी सी, उस पर रुई सी उगने सी लगती है, ठीक है। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु एवं सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। कहाँ पर, जहाँ पर बारिश होगी, नमी जहाँ पर होगी, गीलापन होगा जहाँ पर, वहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। वृद्धि के कारण नष्ट हो जाती है वस्तुओं का। अपने विभाग को आगे देखते हैं। कवकों में क्या होता है, इनमें भी बीजाणु उपयोग, इनमें मतलब उपस्थित होते हैं। जो ये फंगी मतलब फफूंदी जो होती है वाइट कलर की, वाइट या ब्लैक कलर की, इनमें क्या होता है, बीजाणु होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ पर अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं, अपना आवास जहाँ पर वो रहते हैं तो वहाँ पर वो एक दूसरे को बांटते हैं कि तुम भी रह सकते हो, तुम क्या कहते हैं, सहजीवी। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। ये क्या होता है, वृक्षों में भी होते हैं, बदले उन्हें पोषण को अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं, जैसे, ठीक है। जब पोषक तत्व उपलब्ध करता है तो बदलने में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद का कवक देता है। मृदा में पोषक, जैसे आपने अमरबेल देखी हुई, अमरबेल क्या होती है, वो जो किसी और पेड़ पे गिर जाती है, मतलब कि ये एक पेड़ है, एक मिनट, ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये दूसरा इस ये एक पेड़। अब एक पेड़ को दूसरे पेड़ को क्या मिल रही है, वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं मिल रही, तो वो क्या करता है, वो इस अमरबेल जो होती है, अमरबेल एक ऐसा होता है जिसपे क्लोरोफिल नहीं होती अपनी खुद की, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, अमरबेल जो होती है, तो वो क्या करता है, इस पेड़ पे गिर जाती है अमरबेल, लटकी हुई होती है ना, ऐसे पीली पीली सी होती है, लटकी होती हैं, लटक जाती हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, इसका जो भोजन होता है वो खाते रहते हैं। क्लोरोफिल की ग्रीनरी जो होती है वो इसकी खाते रहता है। जब यहाँ से क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है तो इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मृदा में पोषकों में की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली के बगीचों में लोन गमलों का अथवा उर्वरक डालते देखा है। आपने पढ़ चुके हैं। लगातार कम होती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक होते हैं। जो खाद मिट्टी होती है उसमें क्या क्या होते हैं, उर्वरक में खाद होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले कारण मृदा में उनकी धीरे धीरे कमी हो जाती है। अब वहाँ पर जहाँ केमिकल अगर मिट्टी में यूज़ करते रहते हैं हम, तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी पोषणता क्या होती है, कम हो जाती है। मृदा को इन पोषक तत्वों का समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद को मिलाने की आवश्यकता होती है। इसकी उर्वरता प्राप्त करने के लिए हमें खाद मिलानी पड़ती है, ताकि जिससे इसकी उर्वरकता मतलब फसल ज़्यादा अच्छे से उगे, इसलिए हम उसको खाद मिलाते हैं। यदि हम पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं।
पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता है। किसी भी पादप को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब फसल काट लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। वायु में काफ़ी मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन हवा में होती है तो नहीं ले पाते। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर पाते, विलय यानी कि लिक्विड फॉर्म में। कुछ जीवाणु को राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम क्या होता है, ये नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। लेकिन ये भी क्या होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। किस में होते हैं, जहाँ पर जड़ों में जो चीज़ें उगती हैं, जैसे मूंगफली जड़ों में उगती है, चना हो गया, ये सब क्या होती हैं, जड़ों में उगती है, उनमें उपस्थित होते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। उन्हें अधिकतर दालें फलीदार पादपों में प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ये उनको नाइट्रोजन प्राप्त करता है उन पौधों को, और वो पौधे उसको राइजोबियम को क्या करते हैं, आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। अतः उन्हें सहजीवी संबंध देता है, उनको अपने साथ क्या करता है, उनको साथ रहने देता है, यानी कि सहजीवी संबंध। अभी सहजीवी संबंध पीछे पड़ा तो ये सहजीवी संबंध उन्हें को देता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो ये फसलें होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं, उनमें क्योंकि राइजोबियम की उपस्थिति होती है, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन मिलाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरक की मतलब दोबारा से जब कोई ये फसल जब कट जाएगी तो दूसरी फसलों के लिए भी क्या होता है, कोई अलग से केमिकल या फिर कोई उर्वरक मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें। इस आगे देखते हैं। तो अभी आपका चैप्टर हो चुका है ख़त्म। इसमें आपने पढ़ चुके हैं कि आप इसमें क्या था, कई पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कुछ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और कई खुद अपना नहीं बना पाते खाना, जिनमें इंसान भी खुद आते हैं। इंसान भी अपना खाना नहीं बनाते, ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है, परजीवी पढ़ लिया, अमृतजीवी आपने पढ़ लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।